नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो लगातार जिस तरह से खबरें आ रही हैं और अभी हाल ही में जो मुजफ्फरनगर से जो खबर आई और जिस तरह से उस बच्चे को बेपनाह मारा जा रहा था, एक-एक करके स्कूल के उसी के क्लास के जो बच्चे हैं वो आकर उसे सिर्फ इसलिए मार रहे थे क्योंकि वो बच्चा मुसलमान था। ये वीडियो हमने देखी और जिसने भी ये वीडियो देखी उसका कलेजा कांप गया और उसने बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए। तो क्या ये नए भारत में न्यू नॉर्मल है? क्योंकि जब अखलाक की खबर हमारे सामने आई थी तो उस वक्त हम सब भौचक्के रह गए थे। हम सब तो परेशान हो गए थे कि ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इस शक पर कि उसकी फ्रिज में जो प्रतिबंधित मांस है वो था, वो प्रूफ भी नहीं हुआ, बाद में किसी को पीट पीट कर मार दिया जाए। लेकिन उसके बाद से मानो जैसे बाढ़ सी आ गई है इन खबरों की और एक के बाद एक जिस तरह की खबरें सामने आई हैं उससे ये अब एक न्यू नॉर्मल सा बनता जा रहा है। आज जब मैं ये बात कर रही हूं तो हरियाणा खबरों में है, क्योंकि ये हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को जिस तरह से वहां हिंसा हुई और उसके बाद जो एक तरफा कार्रवाई देखने के लिए मिली, एक तरफा जो गिरफ्तारियां देखने के लिए मिली, वो हम सबके सामने है। उसके बावजूद भी वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से ये कहा गया कि ब्रजमंडल यात्रा आज फिर से निकाली जाएगी, वो यात्रा हमारी अधूरी रह गई थी। उसके नाम पर चार चाक चौबंद जो है इंतजामात किए गए हरियाणा प्रशासन की तरफ से कि कोई परिंदा भी पर ना मार जाए। उसके बावजूद 51 लोगों को ये परमिशन दी गई कि वो जल अभिषेक करें, 11 लोगों को परमिशन दी गई कि वो यात्रा निकालें। और अभी भी वहां पर स्थिति जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी लोगों में एक तरह का डर और भय का माहौल है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रिसेंट का एग्जाम्पल उनके सामने मौजूद है। दूसरी एक और वजह है जिसकी वजह से आज हरियाणा जो है वो सुर्खियों में है और वो खबर थोड़ी पॉजिटिव है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और उसके ये तो खबर है ही, लेकिन उसके साथ जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया उनको बेहद मोहब्बत के साथ उन्होंने बुलाया और अपने तिरंगे में उनको भी शामिल किया और उनको भी लपेटा। तो ये खबर भी हरियाणा से ही है। ये वही नीरज चोपड़ा है, आपको याद होगा कि जब इससे पहले भी जब उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था तो तब किस तरह से यही वो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार किया था और उसके बाद उन्हें ट्रोल किया गया था। नीरज चोपड़ा वही है जो लगातार नफरत के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की है। इसके अलावा जब जो महिला पहलवान जो है जब वो जंतर मंतर पर लगातार बैठी हुई थी अपनी मांगों को लेकर, तब उन्होंने उनकी आवाज बुलंद की थी। तो एक खबर हरियाणा से वो है जो आपके सामने है, जो नफरत दिखाती है कि किस तरह से समाज में खाई पैदा कर दी गई है, और दूसरी तरफ उसी हरियाणा के ये नीरज चोपड़ा हैं जो सिर्फ ना सिर्फ अपने देश बल्कि जिसको दुश्मन देश का टाइटल दिया जाता है उस देश के खिलाड़ी से भी किस तरह से पेश आ रहे हैं। एक और खबर इसी बुडापेस्ट में से जुड़ी हुई है। बुडापेस्ट में भारत को विश्व चैंपियन के 4x400 मीटर फाइनल में पहुंचाने वाले 4 एथलीट के जो नाम हैं वो मैं आपको बताती हूं। मोहम्मद अनस याया, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश। तो इसमें आपको दो आपको मुसलमान नाम इसमें आपको नजर आएंगे, एक आपको 3 इसमें मुसलमान नाम आपको नजर आएंगे और आपको ये साफ तौर पर इसमें दिखेगा कि कैसे एक क्रिश्चियन और एक हिंदू नाम इसमें शामिल है। और यही हमारे देश की मिलीजुली संस्कृति है और यही हमारे देश का बेस है जिससे हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन ठीक उसके इतर आप ये देखें कि देश में नफरत की बयार है जो एक मासूम बच्चे को नहीं छोड़ती है। आपको याद ही होगा कि किस तरह से चेतन सिंह ने सिर्फ मुस्लिम आइडेंटिटी होने के कारण आप किस तरह से गोलियां चलाई थी जिसमें 3 मुसलमान उसमें मार दिए गए थे। और उसके बाद से जो खबरें आई थी कि अगर वो ट्रेन नहीं रुकती तो शायद और लोगों को वो मौत के घाट उतार देता। ये तमाम खबरें विचलित करने वाली हैं, ये तमाम खबरें परेशान करने वाली हैं, ये तमाम खबरें सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि हमारा देश आखिर कहां आकर खड़ा हो गया है। और ये भी सोचने पर मजबूर करती है क्या इसी तरह से 2024 का ये इलेक्शन जीता जाएगा। जब प्रधानमंत्री बाहर की यात्राएं करते हैं तो वो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं, वो गांधी के सिद्धांतों की बातें करते हैं,
तो गांधी का के सिद्धांतों की अगर बातें करते हो, जब वो देश की तरफ जब वो देखें तो देखें किस तरह से नफरत हर तरफ परोसी जा रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ बेहद खास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट दीपक शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। और उसके साथ ही मेरे साथ शिबा असलम फहमी साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। दीपक जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, देश में ये चारों तरफ जो घटित हो रहा है, नूह से लेकर मणिपुर और फिर तृप्ता त्यागी मुजफ्फरनगर, ये नफरत की जो बयार बह रही है, जो ना बच्चों को छोड़ रही है, ना बुजुर्गों को छोड़ रही है, नौजवानों को छोड़ रही है, आखिर कब थमेगी ये नफरत की बयार? क्या इसको सिर्फ इलेक्शन तक सीमित करके हम ये देखें कि इलेक्शन जीतने के लिए किया जा रहा है, लेकिन 9.5 साल में तो लगभग हर रोज किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी को प्रताड़ित किया जाता है। आप ठीक कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क जो आपने किया कि रुकेगी कब, देयर विल बी अ फुल स्टॉप, इस पे विराम कब लगेगा। अब ये मुश्किल है, लेकिन एक चीज है कि अगर हम 9 साल का 9.5 साल का अगर ये टेन्योर देखते हैं मोदी जी का, तो एक चीज निश्चित है कि एक अंडर करंट आपको दिखेगा, और खासकर ये अंडर करंट जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, खासकर आप कह सकते हैं जो इस अंडर करंट का जो स्केल है, जिसका मैग्नीट्यूड है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार आई और उनकी जो पॉलिसीज हैं और उनके पूरे लॉ एंड ऑर्डर को शोकेस किया एक बुलडोजर में कि बुलडोजर बाबा है, फिर उसको कॉपी किया। और सबसे सरप्राइजिंग मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में उसको कॉपी किया मामा ने, जो शिवराज सिंह चौहान, इनको लोग मामा कहते हैं यहाँ पर। शिवराज सिंह चौहान का योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी को फॉलो करना, जो एक आप कह सकते हैं बीजेपी जो एक बहुत ही कम्युनल पार्टी के जिस पर एक टैग है, वहां पर एक मॉडरेट फेस के तौर पे गिने जाते थे। शिवराज ने भी उस पॉलिसी को फॉलो किया। देवेंद्र फडणवीस, वो भी आप कह सकते हैं कि बीजेपी में जो हार्डकोर हैं, हार्ड लाइनर्स हैं, उसमें वो एक मॉडरेट फेस है। उन्होंने भी उस बुलडोजर को एंडोर्स किया। वो बुलडोजर कर्नाटक तक गया जब बम्बई वहां मुख्यमंत्री थे। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की ये 80 और 20 की जो राजनीति है, जिसको योगी जी कहते हैं 80 और 20 की राजनीति, हमने ये तो देखा कि ये धीरे धीरे बढ़ रही थी। आपने शुरू में मॉब लिंचिंग की बात की, उसके बाद हमने देखा ट्रेन में इस तरह का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इस तरह का वायलेंस, इस तरह की कम्युनल फीलिंग, या एग्जैक्ट वर्ड अगर मैं कहूं तो हेट क्राइम, इस तरह का हेट क्राइम क्लासरूम में एंटर कर जाएगा, नर्सरीज में एंटर कर जाएगा, इसकी वाकई मुझे भी कल्पना नहीं थी। लेकिन जो मैं देखता हूं कि जो रिस्पांस टाइम है मुजफ्फरनगर में पुलिस का, वो रिस्पांस टाइम कहीं ना कहीं हमारा जो एक विश्वास है संविधान में, हमारा जो विश्वास है दंड संहिता में, पेनल कोड्स में, उसको हिलाता है। क्योंकि अभी तक जो तृप्ता त्यागी हैं उनको कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। मैं कहूंगा बुशरा जी, अगर इस घटना को आप जस्ट रिवर्स कर दीजिए, इंस्टेड ऑफ तृप्ता त्यागी वहां पर एक मुस्लिम लेडी होती और वो जो बच्चा था कक्षा 2 का मुस्लिम, उसकी जगह हिंदू होता, और यही एपिसोड होता, इसी तरह से होता, तो मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर जो प्रिंसिपल है, जो टीचर है, उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता, और हो सकता है उत्तर प्रदेश में स्कूल ही गिरा दिया गया होता। लेकिन अभी क्या हुआ, सबसे पहले हमने देखा कि डिप्टी एसपी साहब आए जब ये वीडियो वायरल हुआ, और इत्तेफाक से उस दिन वहां के एक स्ट्रिंगर थे राजीव प्रताप सैनी, जो घटनास्थल से थोड़ी दूर पर उनका आवास था, उन्होंने मुझे सबसे पहले इसकी वीडियो भेजा, और मैं वीडियो देखा तो मैं अपना एक अलग से शो करने जा रहा था, मैंने वो शो ड्रॉप किया, क्योंकि ये जो वीडियो है ये देख के आदमी की रूह कांप जाएगी कि किस तरह का अपराध और कहां तक आ गया है। उसके बाद जब ये वीडियो वायरल होने लगा तो मुजफ्फरनगर पुलिस को लखनऊ से इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको मैनेज करिए। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन, जो भी कानून के हिसाब से उसमें एक्शन लेना चाहिए था, उस एक्शन की जगह ये कहा गया कि आप इसको मैनेज करिए। और तब डिप्टी एसपी की पहला हमने बयान देखा, और डिप्टी एसपी ने कहा कि हाँ एक वीडियो है
जो सही पाया गया है। और लेकिन इस घटना में हम विभागीय एक्शन लेने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो वो बच्चा था, मुस्लिम बच्चा था, उसका जो फादर था, एक आप कह सकते हैं एक लोअर क्लास से ही आते थे वो, उनको दबाया गया। पुलिस उनके घर पर बैठी हुई थी और फिर वो जो फादर था उसने कहा कि साहब हमारा समझौता हो गया, हमें इसमें कोई एफआईआर नहीं करानी। और फिर अगले दिन आपने देखा फिर एसपी साहब का बयान है। एसपी साहब ने उस घटना को और थोड़ा सा जो है एक अलग एंगल देने की कोशिश की। कुल मिलाकर एक सिस्टम और उस सिस्टम में गवर्नमेंट की हर एजेंसी शामिल हो, उसमें पुलिस शामिल हो, उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल हो, उसमें वहां के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शामिल हो मंसूरपुर के, और उसके बाद उसी तरह की जो एक्शन है या यूं कहें कि उसी तरह की सोच उस घटना को लेकर वो आपको सचिवालय में भी दिखे लखनऊ में, वो आपको पुलिस महानिदेशालय में भी दिखे। वैसे ही नजरिया जो है होम डिपार्टमेंट का हो तो आपको कहां इंसाफ मिलेगा। और अगले दिन फिर उस पर लीपापोती होने लगी। मैं देख रहा हूं कि वो जो जुबैर साहब हैं जो फैक्ट फाइंडिंग करते, उनके खिलाफ एक एफआईआर हो गई। यानी जो लोग इस मामले को उजागर कर रहे थे, जो बता रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई आईपीसी में। इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं शूटिंग द मैसेंजर। और जो इसमें अभी तक गुनाहगार है, जो महिला, उस पर कोई अभी तक मैंने कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं देखा। तो सबसे बड़ी चीज, घटना से कहीं ज्यादा जो मैं एक जिस नजरिए से उस घटना को देखूं, घटना अपने आप में उसको देखकर रूह कांप जाती है, लेकिन जो एक्शन है उसका ना होना वो कहीं ज्यादा गंभीर है। द पार्ट टू, एक इंसिडेंट हुआ वो अपने आप में दहलाने वाला है, लेकिन उस पर जो एक्शन नहीं होना वो बताता है कि 2024 में चुनाव किस एजेंडे पे लड़े जाएंगे। मुझे लगता है कि ये घटना नहीं है, ये एजेंडा सेट किया जा रहा है और इसको एक पॉलिटिकल मोड़ पे लाया जा रहा है, जहां पर दूसरी कम्युनिटी के साथ कुछ लोग खड़े हो गए हैं। और आपने देखा होगा कि कल तृप्ता त्यागी का बकायदा दिन भर ट्विटर पे ट्रेंड किया और उसमें कहा गया आई सपोर्ट तृप्ता त्यागी। तो मुझे एक चीज लगता है कि सिस्टम जब आपका पूरी तरह से उसमें अगर आपको कम्युनल ओवरटोन्स दिखने लगे तो ऐसी घटनाओं पे जिस तरह का एक्शन लिया जा रहा है वो एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है इस पूरी घटना में। जी दीपक जी, लेकिन अगर हम इस पूरी घटना को देखें या उसके आसपास जो और घटनाएं हो रही हैं, नूह की बात करें, मोनू मानेसर अभी तक पूरी तरीके से आजाद घूम रहा है, उसके ऊपर इतना जघन्य अपराध, उसके ऊपर इल्जाम है कि उसने 2 लोगों को जिंदा जलाने का उसके ऊपर आरोप है। और आप ये देखिए उसके फेवर में किस तरह से वीडियोस बनाई जाती हैं, ट्वीट किए जाते हैं, यहां तक कि बीजेपी के नेता तक उसके सपोर्ट में आ जाते हैं और जी लगाकर उसके लिए बात की जाती है। दूसरी घटना, क्योंकि हम स्कूल की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि गुजरात में वो बच्ची जो फर्स्ट पोजीशन हासिल करती है 10th क्लास की, और उसको स्टेज पे ना बुलाकर बल्कि जो सेकंड पोजीशन हासिल करती है उस बच्ची को बुलाया जाता है, क्योंकि वो बच्ची मुसलमान थी, वो हिजाब पहनती थी, इसलिए उसको नहीं बुलाया गया। तो उसका भी आप ये देखिए कि उसको पीटा नहीं गया, लेकिन उसका मेंटल ट्रॉमा उसके साथ किस तरह से किया गया और वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरी होगी कि उसने मेहनत करके फर्स्ट पोजीशन हासिल की और स्कूल ने उसको बुलाया ही नहीं स्टेज पर। और अब ये खबर भी है कि मुजफ्फरनगर के जो बच्चे हैं वो भी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। उनको मेरठ उनके पेरेंट्स ले गए क्योंकि वो रात भर ठीक से सो नहीं पाए। तो ये सिर्फ इंसिडेंट्स जो हैं वो हमारे सामने हैं, जो रिकॉर्ड हो जाते हैं। न जाने ऐसे कितने इंसिडेंट्स हैं जो रिकॉर्ड नहीं होते, जो हमें पता नहीं चलते, लेकिन एक आम मुसलमान जो है वो इसी तरह के मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। उसको सबसे बड़ी अगर कोई फिक्र है तो उसे अपनी सिक्योरिटी की है कि ना जाने किस बात पर उसके ऊपर कोई केस कर दे और ना जाने किस बात पर उसकी कब लिंचिंग कर दी जाए। तो आपको नहीं लगता दीपक जी कि जो पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है इसीलिए इन लोगों की हौसला अफजाई है और इसीलिए खुले तौर पर ये कुछ भी कह पाते हैं और कर पाते हैं? ये मुसीबत क्या है कि आप सही कह रही हैं कि मैंने तो कहा कि गवर्नमेंट का जो एक्शन था वो घटना से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला, कहीं ज्यादा दहलाने वाला और एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। जहां बुलडोजर एक कम्युनिटी पर चले
और बुलडोजर दूसरी कम्युनिटी को एकदम माफ कर दे, जहां पर हम एक पूरी तरह से एक इलेक्टोरल डिवीजन कर दें और इलेक्टोरल डिवीजन कम्युनल लाइंस पर हो कि यहां से मेजॉरिटी हमारी तरफ आके वोट दे। तो ये जो ध्रुवीकरण है, इलेक्टोरल डिवीजन मैं इसको कहूंगा, कि जहां आपने इलेक्टोरेट को पूरी तरह से कम्युनली डिवाइड कर दिया। और ऐसे में जो आपने मुंह की घटना बताई कि मोनू मनेसर या वो जो दूसरे साहब थे, पहले उनको अनिल विज जो हरियाणा सरकार के गृह मंत्री थे, उन्होंने पहले डिफेंड किया, और जब घटना हद से ज्यादा बढ़ने लगी, जब उस पर न्यूयॉर्क टाइम्स लिखने लगा, जब गार्डियन लिखने लगा, विदेश में उस पर चर्चा होने लगी, उसके बाद इनको लगा कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो हमने देखा कि 48 घंटे बाद उसी गृह मंत्री ने कहा, उसी अनिल विज ने कहा, कैमरे पर कहा कि मोनू मनेसर ने अगर अपराध किया है तो वो जेल जाएगा। होता क्या है कि जब आप इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स, इनको आप अपने इलेक्टोरल फायदे के लिए, जब आप अपनी वोट की खातिर इनको आप प्रोवोक करते हैं, इनको एक पर्टिकुलर दिशा में आगे बढ़ने की छूट देते हैं, तब तक तो ठीक रहता है। लेकिन जब ये बेकाबू हो जाते हैं इस तरह के लोग, तब सरकार जो है फिर कहीं ना कहीं वो बगले झांकने लग जाती है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई भी वायलेंस हो, किसी भी मजहब से जुड़ी हो, अगर इस तरह के आउटफिट्स, हम मिलिटेंट आउटफिट्स अगर हम क्रिएट करेंगे, उनको हम संरक्षण देंगे, उसको उनको हम पैट्रोनाइज करेंगे, तो फिर बाद में संभलते नहीं हैं। और इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर्स हैं, ये भस्मासुर बन जाते हैं। तो बहुत से इस तरह के जो छोटे छोटे आउटफिट्स हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, हरियाणा हो, जो बेरोजगार बच्चे हैं, जिनको अग्निवीर में नौकरी नहीं मिली, जिनको और कहीं नौकरी नहीं मिली, उन्होंने आज विजिलेंटे ग्रुप्स बना रखे, और वो विजिलेंटे ग्रुप्स का एक कमाई का साधन है कि एक कौम पर कहीं ना कहीं जुल्म ढाना, उनको डराना, किसी न किसी बहाने। तो ये जब एक पैरेलल इकोनॉमी बनने लग जाती है, मोनू मनेसर की इकोनॉमी है ये, इस तरह का रेबल राउजर की तरह भड़काऊ भाषण देना, वीडियोस बनाना, उन वीडियोस को वायरल करना, माहौल गर्म कर देना, इट्स पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी। और इस तरह के जो विजिलेंटे ग्रुप्स हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ये विजिलेंटे ग्रुप्स जो हैं वो दिल्ली एनसीआर में है, दिल्ली के चारों तरफ। और जो भी आपने जैसे अखलाक की घटना आपने बनाई, वो भी दिल्ली एनसीआर में हुई, ये घटना भी दिल्ली एनसीआर में। तो ये जो विजिलेंटे ग्रुप्स हैं, जिनको कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, सरकारी संरक्षण में ये इस तरह का एक, आप कह सकते हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं कैरोसिन छिड़क रहे हैं हर जगह, सिर्फ चिंगारी की देर है। होता क्या है कि वोट तक तो ये ठीक रखते हैं बीजेपी को, लेकिन जब ये हद से आगे बढ़ने लगते हैं तो मैंने कहा ना, भस्मासुर हो जाते हैं। और जब बदनामी होने लगती है, रुसवाई होने लगती है, हर जगह इंटरनेशनल मीडिया में पता चला मोदी जी साहब जो हैं वो साउथ अफ्रीका गए, वहीं का अखबार लिख रहा है इस घटना के बारे में, मेवात की घटना के बारे में, मणिपुर की घटना के बारे में, या मोदी जी यूरोप गए हैं और यूरोपियन यूनियन में बहस हो रही है, तो उनको भी एम्बेरसमेंट तो होता है। लेकिन होता क्या है कि तब इट गोज आउट ऑफ योर कंट्रोल, आपकी गिरफ्त से वो बाहर हो गया है। और ये सबसे बड़ी एक विडंबना है कि सरकार जब इनको फिर चाहती है रोकना, सरकार चाहती है इनको काबू करना, फिर ये काबू में नहीं आते, क्योंकि सरकार के ही पहले बड़े लोग हैं ये। इस पर भी हमें सोचना होगा। बिल्कुल। शिवा साहिबा, आप इस पूरे इंसिडेंट को तृप्ता त्यागी और उसके इर्द गिर्द जो भी घटित हो रहा है, अभी जिस तरह से आप देखें कि जुबैर के खिलाफ ही, जो ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं, उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की गई कि उन्होंने बच्चे की पहचान जो है उसको उजागर किया। हालांकि उसके बाद उन्होंने फौरन उस वीडियो को डिलीट कर दिया था जब इस तरह की बातें आई, और ना जाने कितने लोगों ने इसको ट्वीट किया था और इस वीडियो को दिखाया था, लेकिन एफआईआर जो है वो जुबैर के खिलाफ हुई है। और तृप्ता त्यागी जो है वो आप ये देखिए कि तमाम न्यूज चैनल्स पर बैठ के लाइक अ सेलिब्रिटी वो इंटरव्यूज दे रही हैं और अपनी बात को रख रही हैं। वो तो उन्हें इस तरह से प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया कराया जा रहा है। उससे पहले हमने ऐसे ही मोनू मानेसर का भी देखा था कि किस तरह से वो भी टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहा था। तो इन लोगों को कैसे मेन स्ट्रीम बनाया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है इनको बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के जरिए और उन्हें बिठाकर इंटरव्यूज किए जाते हैं। थैंक यू बुशरा जी। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि हमारा गोदी मीडिया जो काम कर रहा है, अगर वो ये नहीं करता
तो ये देश इतना बर्बाद नहीं होता। आरएसएस और बीजेपी की और पूरे तंत्र की, बीजेपी के तंत्र की इतनी कामयाबी ना होती देश को विषाक्त करने में, अगर हमारा गोदी मीडिया अपना काम कर रहा होता। इस समय पूरा जो हिंदुत्व आपराधिक नेटवर्क है, उसको जो सबसे बड़ी संरक्षण है वो गोदी मीडिया की है कि वो सवाल करने के बजाय जो पीड़ित पक्ष है उसी को घेरने लगता है, और जो आतताई है, जो विक्टिमाइजर है, उसको बताता है कि उसके पास जेन्युइन रीजंस हैं ये करने के, और उसको नॉर्मलाइज करने के साथ साथ उसको डिफेंस देता है। तो ये जो डिफेंस का काम, अगर आप देखें कि ज्यादातर मामलों में आपको याद होगा जब चुनावी रैली में खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर वो हमारी एक लड़की उठाएंगे तो हम उनकी 100 उठाएंगे, 100 लड़कियां लेके जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम अपराध की ऐसी सजा देंगे कि कोई दूसरी बार वो अपराध करने की हिम्मत ना करे। उन्होंने कहा था हम 100 गुना अपराध और करेंगे। उनकी मौजूदगी में कहा गया कि मुसलमान महिलाओं को कब्र से निकाल करके उनका रेप करेंगे। ये सब कुछ, इसका वीडियो एविडेंस है हमारे पास, गोदी मीडिया ने ही चलाया है ये सब। इसके साथ में जब आप देखते हैं तो वही तो मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ ये कैसे मुमकिन होगा कि एक पिटाई करने वाली जातिवादी धर्मवादी महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश में बापू का पुतला बना करके उसमें खून भर के और उसमें गोली मारी गई और उसको वायरल किया गया। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो आज का ये सवाल है कि मुसलमान बच्चों के साथ हो क्या रहा है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, खासकर स्कूल्स में और कॉलेजेस में, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हम लोग अब हमारा भी काम करने का तरीका फ्रॉम वन वायरल वीडियो टू अनदर वायरल वीडियो टू अनदर वायरल वीडियो। अगर मई में 2 मई को हुआ था मणिपुर में और हमारे पास जुलाई में आया, क्योंकि हम वायरल वीडियो आधारित समाज बन गए, हमें तभी पता चलता है और हम तभी उद्वेलित होते हैं जब वायरल वीडियो आ जाता है। तो वायरल वीडियो के आने के का इंतजार करने वाला हमारा समाज जानता है कि इससे पहले से ही बहुत कुछ हो रहा है मुसलमान छात्रों के साथ में स्कूलों में, और ये बाकायदा टीचर्स ही कर रहे हैं। और ये मुझे ये लगता है कि जो ड्राइंग रूम्स में बैठ करके जो चर्चाएं घरों के अंदर हो रही हैं हिंदू समाज में, उनको ये बात देखनी चाहिए कि उनके यहाँ हो क्या रहा है। क्योंकि ये मामला एक भांग की तरह या एक नशे की तरह पूरे समाज में फैल गया है, और ये बिल्कुल वही है जो ज्यूज के साथ जर्मनी में हो रहा था 30s में 40s में, उनके साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। और बाकायदा आपको याद होगा, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैंने उसको निकाला है कि एक लेटर लिखा कि किसी सर्वाइवर ने, और उसमें उन्होंने लिखा, आई एम ए सर्वाइवर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैंप, माई आई सॉ व्हाट नो पर्सन शुड विटनेस, गैस चैम्बर्स बिल्ड बाय लर्नेड इंजीनियर्स, children poisoned by educated physicians, infants killed by trained nurses, women and babies shot by high school and college graduates. So I am suspicious of education. My request is, help your children become human. Your efforts must never produce learned monsters, skilled psychopaths, or educated Eichmanns. Reading, writing and arithmetic are important only if they serve to make our children more human. तो ये जो मैसेज था जो हमें कंसंट्रेशन कैंप से और होलोकॉस्ट से मिलता है वो यही है। और भारत अब आखिरी पायदानों पर खड़ा है। ये हो सकता है कि भारत में नस्ल कुशी के लिए गैस चैम्बर्स ना बने, उसके लिए यहाँ पर उस तरह के वो चैम्बर्स बनाए गए हैं जहाँ पर सीए एनआरसी करके असम में लोगों को जो रखा गया वहां पर उनसे फ्री लेबर करवाया जाता है, प्रिजन लेबर करवाया जाता है, जो बाड़ों में बंद किया गया। यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि अब दुनिया में डिजिटल दुनिया है, इंफॉर्मेशन क्रांति हो चुकी है, सूचना क्रांति में आप इसको छुपा नहीं सकते। और तकरीबन 60 के आसपास मुस्लिम बाहुल देश हैं, और उसमें जो जिनके साथ भारत का मामला है, खासकर विनिमय का, खासकर उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का और इंपोर्ट ऑफ गैस, नेचुरल रिसोर्सेज, गैसेस, पेट्रोलियम का, तो हो सकता है कि गैस चैम्बर्स वैसे ना बने, लेकिन स्लो बर्नर पे लगातार पिछले 10-12 साल से आप देख रहे हैं कि ये चल रहा है। 8-9 साल से बहुत तीव्रता से स्टीरॉइड्स पर है ये व्यवस्था। और इसमें मुझे ये बात जरूरी कहनी है कि भारत के मुसलमानों के साथ जो आप कर रहे हैं, जबकि भारत का मुसलमान
किसी से कम टैक्स नहीं देता है, वो उतना ही टैक्स देता है जितना कोई भी देता है। लेकिन हमारे टैक्स से चलने वाली ये व्यवस्था हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। ये पुलिस हमें इंसाफ नहीं देगी, ये पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं करेगी, ये जुडिशरी हमें इंसाफ नहीं देगी। ये पूरा तंत्र जो इलेक्शन कमीशन में आपको पता है कितने करोड़ लोगों के आईडीज हटा दिए गए और उसमें सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की है। ये पूरा तंत्र, इन लोगों की तनख्वाहें, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय स्मृति ईरानी, इनका जो मंत्रालय चल रहा है उसमें हमारे टैक्स का पैसा भी है, उसमें मुसलमानों के टैक्स का पैसा शामिल है, ठीक है। लेकिन ये हमारे किसी काम के नहीं है, ये हमारे विरुद्ध काम करेंगे। जो रेमिटेंसेस भारत में आते हैं फॉरेक्स की शक्ल में खाड़ी के देशों से, वो मुस्लिम देशों से आते हैं, वहां पर उनको ससम्मान रोजगार मिलता है, कोई वहां पर उनको मार के भगा नहीं रहा है। उन लोगों से अगर कोई पूछे कि भाई आप बीजेपी को चुनेंगे या अपनी इस नौकरी को चुनेंगे, तो वो लोग जो वहां से बैठ करके बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो बीजेपी को नहीं चुनेंगे, वो वहीं रहना पसंद करेंगे, वहीं कमा करके घर भेजना पसंद करेंगे। तो मुस्लिम देशों से जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं, फॉरेक्स आ रहा है, उस पर भी आप नजर रखिए। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंडर्स के तौर पे इतना कुछ मुसलमानों के विरुद्ध हो रहा है, लेकिन बदले की कार्रवाई में किसी मुसलमान ने किसी को एक चांटा नहीं मारा है। आप ये देखिए, ये बहुत जरूरी बात है कि हम अभी भी सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की बात करते हैं। हमें इंसाफ चाहिए और हमें पीस चाहिए समाज में। हम इस बारे में बात कर रहे हैं एक मुसलमान होने के नाते कि देश में कानून का राज हो, संविधान का राज हो, संविधान की जो वैल्यूज है, जो कदरें हैं, हमें वो मुहैया होनी चाहिए जैसे बाकी सारे नागरिकों को और बहुसंख्यक समाज को है। लेकिन अभी जो बहुसंख्यक प्रिविलेज है, जो विशेषाधिकार है, वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि आप अपनी नैतिकता तो खो ही रहे हैं, लेकिन सारे विश्व में आपको जिस नजर से देखा जा रहा है, बहुत मुश्किल हो गया है भारत के हिंदुत्व के ऊपर कड़ी टिप्पणियां ना करना या उनसे नफरत ना करना। और ये सारा विश्व इसको देख रहा है और इस बारे में बात कर रहा है। वो लोग जो खुद अपने यहाँ शायद इतना ह्यूमन राइट्स के बारे में बात नहीं करते, आज उनको भी मौका मिल गया कि भारत के ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें। तो ये अपराधी और आतताई नाइंसाफी ये किसी को भी गुडविल नहीं देती है ला करके। आपने देखा कि जब तालिबान जो कुछ कर रहे थे और जो ISIS कर रहा था, उसका ठीकरा सारे मुसलमानों पे फोड़ा गया। जो हम अनकनेक्टेड थे, लेकिन हम भी डिफेंसिव होकर के टीवी चैनल पे आकर के उनकी मजम्मत करते थे और विरोध करते थे, और इस्लाम का टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं हो। किस तरह से हमें आकर के मजबूरी में ये करना ही पड़ता था, करना ही चाहिए। तो ये बहुसंख्यक समाज को अपने इन प्रिविलेजेस के बीच में समझना पड़ेगा। जी बिश्रा। बिल्कुल, आपके पास मैं लौट रही हूँ शिबा साहिबा, और दीपक जी को क्योंकि जल्दी जाना है इसलिए उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी। दीपक जी, अभी जो फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और 2024 भी हमसे बहुत दूर नहीं है, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी और RSS भारतीय जनता पार्टी, उनकी हालत क्या है और किस तरह से इंटरनल सर्वेज जो हैं वो बता रहे हैं कि अगर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो 2024 और 2019 में जो बम्पर जीत मिली थी वो तो नहीं मिलने वाली है। इन 9.5 साल में हमने देखा कि लगातार नफरत के नाम पर ही, जैसे ही इलेक्शन कैंपेन शुरू होता है, 80-20 की बात की जाती है, कब्रिस्तान शमशान की बात की जाती है और इसी तरह के नैरेटिव सेट किए जाते हैं। कर्नाटका में भी हमने देखा, लेकिन कर्नाटका में आपने देखा कि पूरी तरीके से ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो फेल हो गई। आप क्या देख रहे हैं आने वाले इस इलेक्शन में जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं और 2024 में, क्या वाकई में फिर से हिंदुस्तान इन्हीं मुद्दों पर वोट करने जा रहा है, या फिर खाली पेट और बिना नौकरी के और इतनी चरम पर जो महंगाई है, या फिर वो उसके मुद्दे होंगे? देखिए, कोशिश तो बीजेपी की तरफ से होगी, RSS की तरफ से होगी कि ये जो 2024 है इसको एक प्रचंड हिंदुत्व, इसको राम मंदिर, इसको कम्युनल वायलेंस का अंडर करंट, इस तरह की कोशिशें होंगी और RSS करेगा, उससे बाज नहीं आएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में तो मुस्लिम जो परसेंटेज बहुत बहुत कम है, वहां बीजेपी कैसे हार गई? जो RSS की लैब मानी जाती, जहां मोदी जी प्रचारक के तौर पर उन्होंने बरसों काम किया, हिमाचल में हार क्यों हुई? कर्नाटक भी साउथ में बीजेपी की लैब थी और वहां पर बीजेपी नॉट फ्रॉम 2014, 1993-94 से आप देखिए मिड 90s से वहां पर इमरजेंस हुआ है बीजेपी का। वहां बजरंग बली का भी मुद्दा था, सारे मुद्दे थे,
उसके बाद क्यों हार गई? मुझे लगता है कि जहां पर विपक्ष जिन राज्यों में सशक्त है, जहां पर विपक्ष के पास लीडरशिप है, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे कर्नाटक में डी शिव कुमार और सीतारमैया थे। अगर आप हिमाचल देखें तो हिमाचल में बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर वीक थे, जबकि जो सुक्खू हैं वहां पर कांग्रेस के नेता फिर या वीरभद्र जी की जो वाइफ थी, उन्होंने पिछली बार पहली बार मोदी के राज्य में लोकसभा की सीट जीती थी उपचुनाव में। तो जहां पर स्टेट लीडरशिप सॉलिड है, जहां पर सशक्त है, जहां चेहरा है, जैसे आप छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ में क्यों ईडी ने पिछले 1.5 साल में 200 से ज्यादा छापे मारे, तमाम आईएएस अधिकारियों को जेल भेज दिया, तरह तरह के मुकदमे दर्ज कर दिए, क्योंकि भूपेश बघेल वहां पर एक आप यूं कह सकते हैं एक नए लीडर के तौर पर इमर्ज हुए हैं, और जहां कई बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह दिखते नहीं। तो जहां पर लीडरशिप स्ट्रांग है, जहां पर लीडरशिप सशक्त है, वहां बीजेपी हार रही है। उत्तर प्रदेश की मैं बात इसलिए कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहां पर स्टेट लीडरशिप विपक्ष की खासकर अपोजिशन, अगर आप देखें मायावती देखें, अखिलेश देखें, इनसे जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें नहीं है। अगर आज आप एक नैरेटिव देखिए, नैरेटिव उत्तर प्रदेश में ये बिल्ड किया जा रहा है कि बुलडोजर बाबा जो हैं ये पैसे नहीं लेते हैं, करप्शन एकदम जीरो हो गया है, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि करप्शन को अपोजिशन ने वहां मुद्दा नहीं बनाया। वहां पर जो प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टीज हैं, वहां पर बसपा जैसी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं हमें बीजेपी के साथ खड़ी दिखती है। अगर हम अखिलेश यादव को देखें, ठीक है वो एक डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, लेकिन जो धार होनी चाहिए, जो हमने मुलायम सिंह यादव को देखा कि किस तरह से वो दीवार फांद के जो है वो मुख्यमंत्री आवास में घुस जाते थे, दीवार फांद के राजभवन में धरना प्रदर्शन करते थे, रोज लखनऊ में लाठीचार्ज होती थी, वाटर कैनन चलते थे, गिरफ्तारियां होती थी, जेल भर दिए जाते थे। वो जो एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स हम उत्तर प्रदेश में नहीं देख रहे, जहां असली रण लड़ा जाएगा 2024 का, और वहां पर सबसे ज्यादा कम्युनल वायलेंस है, वहां पर सबसे ज्यादा कम्युनल अंडर करंट है। मुझे यूपी का थोड़ा सा है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, जो आप कह रही हैं कि साहब क्या मोदी सफल होंगे, अगर आप पिछले 7-8 महीने देखें और हम गुजरात को अलग कर दें, मैं गुजरात की बहस में नहीं जाऊंगा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली एमसीडी और कम से कम 15-16 बाई इलेक्शंस हैं जहां बीजेपी के हाथ से उनके गढ़ निकल गए। पूना का जो गढ़, जहां आरएसएस और बीजेपी, जहां चितवन ब्राह्मणों का गढ़ है, पूना सेंट्रल, वो सीट हार गए 20 साल के बाद। कहने का मतलब यह है कि जो हिंदू मेजॉरिटी है, अगर आप भले ही 80-20 की लड़ाई कराओगे, तो फिर कर्नाटक कौन जिता रहा है, हिमाचल कौन जिता रहा है, दिल्ली कौन जिता के बार बार दे रहा है। मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन इलेक्टोरल बैटल, एंड दैट इलेक्टोरल बैटल हैज टू बी फॉट इलेक्टोरली। जहां जहां हम कमजोर हैं, जहां जहां विपक्ष कमजोर है, वहां पर वो हार रही है। जहां कोई ममता है, जहां कोई नीतीश है, जहां कोई हेमंत सोरेन है, जहां कोई भूपेश बघेल है, वहां आपको नतीजे मिल रहे हैं। तो ये कहना कि 2024 में मोदी जी 80-20 करा के जीत लेंगे, मुझे लगता है ऐसा नहीं होने वाला है। जिस तरह के चुनाव नतीजे हमें दिख रहे हैं, अब जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां ना सिर्फ मोदी जी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी, वहां पर 10-10 साल की राज्य सरकारों की भी एंटी इनकम्बेंसी होगी। वहां पर महंगाई का भी मुद्दा है, वहां बेरोजगारी का भी मुद्दा है, वहां बहुत सी चीजें हैं। और मुझे लगता है कि 2019 में लोग इसलिए मोदी के साथ चले गए तो विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नहीं था, और दूसरी बड़ी चीज ये थी कि लोगों को लगता था कि एक मौका और दे दिया। इस तरह के एक नैरेटिव सेट किया था, जिसको बालाकोट के हमले के बाद एक राष्ट्रवाद का चेक कैश किया गया। अब क्यों लोग मौका देंगे इनको? किस लिए मौका देंगे? इसलिए मौका देंगे कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए हैं, मोदी जी ने क्या बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मुझे लगता है कि एक हारती हुई जंग में इस तरह के जो बांटने वाले, इस तरह की जो राजनीति है, उसको और आगे करके उसको और तीव्र किया जा रहा है, उसको और ज्यादा उसको कोशिश की जा रही कि किसी तरह से कम्युनल डिवीजन के जरिए हम, इस पोलराइजेशन के जरिए हम चुनाव को जीते। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। बैटल विल बी फॉट,
और अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 सक्सेसफुल होती है, यूपी में करप्शन को मुद्दा बनाते हैं। यूपी में अभी तक करप्शन मुद्दा नहीं बन पाया, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। और यूपी में अगर हम एनवायरमेंट की बात करेंगे, यूपी में अगर हम ये बात करेंगे, सारस की बात करेंगे, सांड की बात करेंगे, हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा में अगर हम विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में लतीफेबाजी होगी तो यूपी जैसा गढ़ नहीं जीता जाता। मुझे लगता है राहुल गांधी जाएंगे तो कहीं ना कहीं करप्शन का मुद्दा सामने आएगा। गोरखपुर में भी करप्शन है, लखनऊ में भी करप्शन है। मुझे लगता है कि जो कमीशन का रेट है वो कर्नाटक से कम वहां भी नहीं होगा। लेकिन कोई आदमी चाहिए, कोई डीके शिव कुमार चाहिए जो कहे ये 40% कमीशन सरकारा है। वो हिम्मत चाहिए और वो हिम्मत हमें देखनी पड़ेगी और फर्क पड़ेगा। बट धीरे धीरे कुछ भी आप कहिए, मोदी जो 2019 में थे वो शर्तिया मैं कह सकता हूं कि 2024 में वो मोदी नहीं है। जी, तो बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है और जाहिर सी बात है ये लोग सुनना भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक संशय जो बना रहता है कि क्या नफरत की राजनीति से एक बार सत्ता का रास्ता फिर से पार कर लिया जाएगा और क्या फिर से बीजेपी नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज होंगे। लग रहा है कि फिलहाल ऐसा नहीं होगा क्योंकि खुद ये कहा गया आरएसएस की तरफ से कि राम मंदिर के नाम पर आपको बार बार वोट नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका वक्त देने के लिए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। और शीबा असलम फहमी साहिबा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। शीबा साहिबा, हम ये तमाम नफरतों को देख रहे हैं लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि अगर बदलाव लाना है तो वो इलेक्टोरली हो सकता है, पॉलिटिकली हो सकता है। जब तक हार और जीत का फैसला नहीं होगा तब तक इसको बदला भी नहीं जा सकता है। तो ऐसे में अभी फिलहाल जिस तरह से आप ये देख रही हैं, हम राहुल गांधी की बात कर रहे थे, राहुल गांधी नफरत की जगह मोहब्बत की वो लगातार बात करते हैं। फिर से ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सितंबर के महीने में या हो सकता है 2 अक्टूबर को एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू की जाएगी और इस बार सबसे ज्यादा वक्त जो है उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश ही वो जगह है जो दरअसल इस कम्युनल पॉलिटिक्स जो है उसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है और योगी आदित्यनाथ जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और वो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। तो आपको लगता है कि अगर ये यात्रा वहां से निकलती है और इन मुद्दों को अगर कड़ाई से उठाया जाता है और जिन चीजों को लेकर वो वार करती रही है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर, विपक्षी दल पर, अगर समाजवादी पार्टी और अगर कांग्रेस एक साथ वहां पर और जो तमाम दल हैं एक साथ आकर वहां पर लड़ते हुए मुद्दों को उठाते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी स्थिति बदली जा सकती है। बहुत जरूरी मौजू उठाया है आपने बुशरा जी। देखिए, एक तो ये है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उसकी वजह से जो वहां होता है फिर वही देश में होता है, ये वाली बात तो सच है। लेकिन जो बात आप ये बात कह रही हो, जो दीपक जी भी कह के गए हैं कि वहां पर एक लेजी विपक्ष है, काहिल विपक्ष है और वो हसोड़पंथी करके पुअर जोक्स छोड़ करके सत्ता का सामना करना चाहता है और दिखाना चाहता है कि वो किसी भी तरह का विपक्षी दायित्व निभा रहा है। ये जब तक समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्ष रहेगी उत्तर प्रदेश में तब तक बीजेपी को देश से कोई हिला नहीं सकता है। जब तक भारत, और ये तब तक होगा जब तक उत्तर प्रदेश के मुसलमान समाजवादी पार्टी की गुलामी बंद नहीं करेंगे। कितनी भी परेशानी आ जाए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, लेकिन आपने देखा है कि टीपू यादव कभी कुछ नहीं बोलते हैं। आपने देखा कि कभी उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं आता कि ये लगे कि ये इनको सत्ता में, इनके पिताजी को सत्ता में लाने वाले 19% मुसलमान हैं, 9% यादवों से नहीं हो सकता था। और दूसरा बड़ा भयानक जो हुआ है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता जिस गुंडागर्दी से समाजवादी पार्टी के काल की जिस गुंडागर्दी से त्रस्त थी, जिस दबंगई से त्रस्त थी, उसमें दबंगई तो यादव भाई करते थे, लेकिन पीछे जो उनका बंदूक लेकर के और उनका साथ लेकर के चलने वाले जो मुसलमान थे वो उनको मिला तो कुछ नहीं, लेकिन उनको ये नफरत जरूर मिली कि उत्तर प्रदेश की जनता ने ये समझा कि 9% यादवों की वजह से ये गुंडागर्दियां हैं, ये 19% मुस्लिम वोट जो उनको मिलता है उसकी वजह से ये दबंगई और ये गुंडाराज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कोई भी अपनी जीप लेकर के समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के आएगा और फुल करवा करके लेके चला जाएगा और उससे पैसे मांगने की जरूरत कोई नहीं कर सकता था। तो ये जो गुंडागर्दी थी समाजवादी पार्टी की, वो
जो उसका ठीकरा भी मुसलमानों के सर फोड़ा गया। तो और जब मुसलमानों के ऊपर आपदा आती है, जब उनके ऊपर अत्याचार होते हैं सरकार द्वारा, योगी की सरकार द्वारा, तो आपने कभी नहीं देखा कि टीपू यादव खड़े होकर के बोले हों और उन्होंने कहा हो, सॉरी, अखिलेश यादव खड़े होकर के बोले हों और उन्होंने कहा हो कि ये अन्याय है, ये गलत है, ये नागरिकों के साथ जुल्म है। ये उन्होंने कभी नहीं कहा। तो अभी भी मुझे सूत्रों से पता चला है कि ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी जो है उस पर बयान न दे। ये जो मुजफ्फरनगर की घटना जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, टीचर वाली, उस पर समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी के नेता और खासकर मुसलमान नेता चुप रहे, वो उस पर बयान ना दे, ये कह दिया गया। तो जब तक उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये गुलामी नहीं छोड़ेंगे और ऐसी पार्टी को नहीं चुनेंगे जो जातिवाद ना करे, जो धर्मवाद ना करे, जो ज्यादा बड़े फलक की बात करे और लगातार जो मेहनत भी कर रही है, मतलब प्रियंका गांधी ने लगातार मेहनत की। मैं आपको बताऊं, मैंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया है, मैं कांग्रेस समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो दिख रहा है उस पर बात कर रही हूँ कि लगातार प्रियंका गांधी मेहनत कर रही है, लगातार राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं। विपक्ष के नाम पे बाकी के लिए जो शहजादों की पार्टियां हैं, जिनको विरासत में पार्टी मिल गई, जिन्होंने उसके लिए ना पसीना बहाया, ना जेल गए, ना किसी भी तरह की मेहनत की, उनको, उनके रवैयों को आप देखें और इन दोनों बहन भाई को आप देखें जो मेहनत कर रहे हैं, जिनकी सादगी के बारे में, राहुल गांधी से जब मकान छीन लिया गया तो उनके पास कोई दूसरा मकान नहीं मिला जहां वो शिफ्ट हो सके। और ये बीजेपी सरकार कोई उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड के आधार पे ये नहीं कह सकी कि देखो ये इतनी प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। ऐसे लोगों की अगर के साथ नहीं आते हैं उत्तर प्रदेश के मुसलमान, तो वो डिजर्व करते हैं जो उनके साथ हो रहा है, वो इसी गुलामी में खुश रहें। और एक बात ये है कि परसिक्यूशन ये जो हो रहा है मुसलमानों का, ये अखिलेश यादव को मदद करता है। ये डर मुसलमानों का कि देखो बीजेपी आ गई, अखिलेश यादव कुछ नहीं करेंगे, बस उनको यही, इसका ही इंतजार है कि मुसलमान और दलित और ओबीसी इतने पीड़ित हो जाएं, इतने इनके जुल्मों से परेशान हो जाएं कि वो बता करके हमको ही वोट दे दें। तो ये जो एक शातिर तरीका है कि हमारी फाइलें ना खुले, हमारा भ्रष्टाचार ना सामने आए, हमने जो अकूत दौलत इकट्ठा की है बाप ने बेटे ने मिल करके, वो बनी रहे और ईडी और आईटी ना उनके घर पहुंचे और इनकी गलतियों से त्रस्त होकर के, इनके जुल्मों से त्रस्त होकर के वोट हमें मिलते रहे। इस मैट्रिक्स को उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को और जो पीड़ित समाज है उसको समझना पड़ेगा, और वो नहीं समझेंगे तो फिर वो डिजर्व करते हैं। ये गुलामी उनकी किस्मत है और ये उनकी बनाई हुई किस्मत है, इससे उनको रोका नहीं जा सकता। और ये बात याद रखने की, जब भी उत्तर प्रदेश में बात करिए कि भाई आपको क्या इस सरकार में क्या फायदा हुआ योगी सरकार से, तो सब कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आया है। वो जो यादव राज की व्यवस्था थी जिसमें हम किसी के, ना पुलिस हमारी सुनती थी ना कोई और हमारी सुनता था, तो ये जो यादव राज से छुटकारा मिला, दबंगई से, गुंडई से, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 5 किलो लेकर के लोग चुपचाप बैठने को राजी हैं और वो चाहते नहीं कि वापस पलट के यादव सरकार आ जाए। तो अगर यादव सरकार वापस आनी है तो उत्तर प्रदेश की जनता इसी व्यवस्था को बनाए रखेगी। ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रही हूँ, अपनी ग्राउंड जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी बातचीत है लगातार, उसके आधार पे। बिल्कुल, तो स्थिति अगर बदलनी है और ये तमाम जो कुछ मुसलमानों के खिलाफ या फिर दलितों के खिलाफ या मणिपुर की हम बात करें, जो जुल्म हो रहे हैं उस जुल्म के खिलाफ अगर आवाज उठानी है तो एक ही रास्ता है और वो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक किसी भी तरह से जो जुल्म लगातार हो रहे हैं 9 साढ़े 9 सालों में, जो हमने देखा है, जिस तरह की सियासत हमने देखी है और बार बार जिस नफरत की सियासत के तहत या उसकी सीढ़ी चढ़कर सत्ता तक काबिज हो रही है बीजेपी, इसको अगर बंद करना है तो उसका वाहिद एक ही रास्ता है और वो है इस सियासत को बदलना। और बदला तभी जा सकता है जब सत्ता उनके पास ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया शिबा साहिबा। बुशरा जी, आप मुझे सुन रही हैं क्या? मैं एक जुमला और कहना चाहती हूँ। देखिए, मोदी साहब को इतना बड़ा बहुमत मिला है। इस इतने बड़े बहुमत को वो चाहे तो हमेशा जारी रख सकते हैं, हर बार उनको मिल सकता है। अगर वो जनता के पक्ष में काम करेंगे तो वो हो सकता है। उनको पोलराइज करने की, हिंदू मुसलमान करवाने की और एक दूसरे के, जनता को एक दूसरे से लड़ाने की जरूरत नहीं है। वो जनता के पक्ष में काम करें, जनता उनको जिताती रहेगी। वो क्यों सोचते हैं कि जनता के विरुद्ध भी काम करें, करोड़पति और कॉर्पोरेट्स के पक्ष में काम करें और जनता को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए वो हिंदू मुसलमान कराए? ये बड़ा ही नेगेटिव तरीका है, ये बड़ा इमोरल, अनैतिक तरीका है।
मैं अपील करती हूँ आपके मंच से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से, कि आप बने रहिए और आप जनता के लिए काम कीजिए और इतना अच्छा काम कीजिए कि जनता कभी आपको जाने ही ना दे। आप इतना अच्छा काम कीजिए, आप कॉर्पोरेट दोस्तों के लिए काम करना बंद कर दीजिए, आपको जनता को आपस में लड़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे लग रहा है यू बीइंग टू होपफुल। आप बहुत उम्मीद से, ये आपने आखिरी आखिरी आपने बात कही है, लेकिन टीचर से जो शिष्य ने सीखा है वही तो वो परोसेगा, तो वही हमें सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। और अगर वाकई में इतनी बातें समझ में आ गई होती और इतनी जनता की सुनी होती तो ये हमें सब कुछ देखने के लिए नहीं मिलता जो फिलहाल हमारे सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा साहिबा आपका इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार नफरत की जो बयार है वो पूरे मुल्क में हमें देखने के लिए मिल रही है, और यही नहीं बल्कि दलितों के साथ जिस तरह के जुल्म हो रहे हैं मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से जो तमाम खबरें आ रही हैं, इस पे मैं अलग से पूरा प्रोग्राम करूंगी, वो भी हमारे सामने है। और लगातार आप ये देखिए, नूह से लेकर मणिपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक जो एक तरह की एक नफरत की जो प्रयोगशाला है लगातार, जिसमें अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और ये सोचा जा रहा है कि इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाए ताकि इसका फायदा आने वाले चुनाव में मिले, क्योंकि सत्ता को सिर्फ एक चीज से मतलब होता है और वो ये कि वो किस तरह से सत्ता पर काबिज रहे। अगर वाकई में काम किया होता तो वोट उस पर मांगा होता, चाहे आप रोजगार मेरा लगाएं या फिर आप कुछ और करें, लेकिन जो आपने वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियां देने के, वो क्या हुए? जो किसानों को लेकर बात की गई थी वो क्या हुई? वो तमाम तो हवा हवाई हो गए। और अब सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बात है तो वो सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात है, हिंदू मुसलमान की बात है, और इसी को लेकर लग रहा है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, आरएसएस को लग रहा है कि एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो लिया जाएगा। लेकिन कर्नाटक और हिमाचल आपको नहीं भूलना चाहिए, तमाम जो बायपोल्स हुए हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए, और अभी हाल ही में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके रिजल्ट भी आपके सामने होंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।